अस्सलाम वालेकुम। शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज इंक्वायरी कमीशन जो कि ऑडियो लीक्स के हवाले से, जिसमें चीफ जस्टिस की सास और ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया की गुफ्तगू, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की गुफ्तगू, मेरी और ख्वाजा तारिक रहीम की गुफ्तगू, और इसी तरह से फवाद चौधरी और फैसल चौधरी की गुफ्तगू, वो जिसके अंदर ट्रक वगैरह का और मार्शल्लाह क्यों नहीं लगाते, केस के अंदर आगे क्या रिलीफ मिलेगा, ये वो जो जुडिशल सिस्टम से उसका इंक्वायरी कमीशन का आज दूसरा इजलास हुआ। लेकिन ये इजलास हुआ उस वक्त जब गुज़िश्ता रोज़ 5 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस सरबराही में कमीशन की जो नोटिफिकेशन है क़याम का, उसको मुअत्तल कर चुका है और कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया है। तो आज जब कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल को काजी फैज़ ईसा, जो बेंच कमीशन के सरबराह हैं, उन्होंने बुलाया और पूछा कि कल जो है वो कोई ऑर्डर वगैरह पास हुआ है कमीशन के हवाले से। तो उन्होंने बताया कि जी हाँ। और क्योंकि फिर उस पे के बाद जो है वो अदालत कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो ऑर्डर पढ़ें, और जैसे जैसे वो ऑर्डर पढ़ते गए और उस पर सवालात जो हैं काजी फैज़ ईसा अटॉर्नी जनरल से करते रहे, और जहाँ पर आइन का आर्टिकल 14 का जिक्र आता था, आइन का आर्टिकल 14 पढ़ा जाता था। जहाँ पर जजेस के हवाले से, उनके फ़राइज़ के हवाले से आता था, तो वहाँ पर जजेस का ओथ निकाल कर पढ़ा जाता था। और इसी तरह से जो बाकी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनके हवाले से जो है वो आता था, और फिर ऑब्जर्वेशंस एक्सचेंज होती थी। और जहाँ पर जस्टिस काजी फैज़ के केस का हवाला दिया गया था, राइट टू प्राइवेसी का, तो फिर उस पर उसका जिक्र आया करता था। तो आज ऐसा है कि डाइसेक्शन थी, जो 5 रुकनी बेंच है उसकी चीर फाड़ की गई थी। चीर फाड़ की गई है कि भाई जो ऑर्डर है वो किस तरह से लिखा गया है। तो या दूसरा लफ्ज़ हम कह सकते हैं कि 5 रुकनी लार्जर बेंच का वो ऑर्डर जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदयाल ने लिखा था, आज वो ऑर्डर जो था वो जस्टिस काजी फैज़ के इंक्वायरी कमीशन के कटहरे के अंदर था, और अटॉर्नी जनरल पढ़ रहे थे, काजी फैज़ उस पर सवालात पूछ रहे थे। तो क्या कुछ हुआ, मैं क्योंकि कमीशन के अंदर बतौर एक विटनेस भी हूँ, मैं भी पेश हुआ था, तो मैं तो इस हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन या सवालात नहीं करूँगा। आज ज़्यादातर गुफ्तगू जो है वो आपको नासिर इकबाल साहब और हसनात मलिक के माबैन सुनने को मिलेगी। मैं दरमियान में लुक़मे ज़ोर देता रहूँगा। जी नासिर साहब, आज की कार्रवाई का क्रक्स क्या है? ये क्यों कहा कि ऑडियो में अगर कोई जज, कोई वकील जो है वो दूसरे मौकल से बात करा हो जज को रिश्वत के हवाले से, तो क्या ये एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन होगी? ये क्यों ऑब्जर्वेशन आई? कयूम साहब शुक्रिया। पहले तो ये घंटे की कार्रवाई थी। दूसरा जो आपने सवाल किया घंटे की नहीं, 1 घंटे तक कार्रवाई जारी रही। 1 घंटे तक कार्रवाई जारी रही। शुक्रिया। असल में आपको आदत है, आप चूँकि एक अच्छे मंझे हुए जर्नलिस्ट हैं नहीं, तो वैसे भी दुरुस्त नहीं बात। हाँ, हाँ। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। तो बेसिकली वो बात यही हो रही थी ना कि राइट टू प्रिवेसी की बात हो रही थी ना। जब वो ऑर्डर पढ़ रहे थे तो उसमें राइट टू प्रिवेसी का भी ज़िक्र आया था। तो इस पे वो उन्होंने बताया था, आपको याद होगा कि आबिद ज़ुबैरी साहब की एक कम्युनिकेशन है इस हवाले से कि फ़लाँ जज को लग जाए और इस तरह। तो इस पे वो कह रहे थे कि अगर सपोज़ एक वकील ये बात कर रहा हो कि 10 लाख रुपए किसी जज को देने हैं, तो ये प्राइवेट गुफ्तगू कैसे है? इसको प्रिविलेज कैसे हो सकती है? ये तो सबको हक है कि पता लगना चाहिए लोगों को कि ये क्या हो रहा है। तो ये उस हवाले से बात हुई थी कि ये जो कम्युनिकेशन है कि हमने क्या स्ट्रेटजी करनी है, किस तरह केस तैयार करना है, वो प्रिविलेज है। हाँ, क्योंकि शुएब शाहीन साहब ने आबिद ज़ुबैरी की तरफ से जो आर्गूमेंट दिए थे उसके अंदर ये कहा था कि जो मेरी ऑडियो के अंदर गुफ्तगू है वो मेरी क्लाइंट के साथ गुफ्तगू है, वो ये क्लाइंट और वकील की एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, तो जो कि प्रैक्टिशनर्स एक्ट के अंदर जो है ना वो कवर्ड है, तो कवर्ड, हाँ। प्रोटेक्टेड है। तो तो लेकिन उस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, वो है। लेकिन ये प्रिविलेज नहीं है, वो सिर्फ आपकी स्ट्रेटजी है हाँ, कि आप केस किस तरह तैयार करेंगे, अपने क्लाइंट से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन ये उसमें नहीं है कि मैंने जज को कैसे ख़रीदना है, मतलब अगर ये कहा जाए या क्या तरीका होगा, वो सब प्रिविलेज नहीं है। ये जो है ना, ये उसके अलावा है, उसमें वो कवर नहीं होता जो लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट के तहत है। और कोड ऑफ कंडक्ट भी है वकीलों का, और उसमें ये भी है कि आप अपने केस को जो कोर्ट में आप आर्गू करके आ रहे हैं
वो सब्जुडिस मैटर पे आके आप जो है टॉक शोज़ में बात नहीं कर सकते। टॉक शोज़ में आप सब बातें करते हैं, कोर्ट में आप कोई बात नहीं करते। तो मतलब उस पर आर्टिकल 14 जो है वो पढ़ा गया कि भाई आइन का आर्टिकल 14 क्या कहता है, और उसके अंदर ये था कि राइट टू प्राइवेसी है हाँ, होम की, उसमें उन्होंने कहा था कि देखें और जो बाकी जो है वो सब्जेक्ट टू लॉ। सब्जेक्ट टू लॉ है, जैसे कैमरे लगे हुए हैं, सड़कों में भी कैमरे लगे हैं, बैंक्स में भी लगे हैं, मार्केट्स में भी लगी हैं, कैमरे लगे हुए हैं, और कहीं कत्ल हो जाता है तो जाहिर है उसकी जो रिकॉर्डिंग का की मदद ली जाएगी। वो ये आप नहीं कह सकते कि ये मेरा प्रिवेसी है। या एक गाड़ी जा रहा है, गाड़ी है उसमें एक लड़का लड़की बैठे हुए हैं, तो आपको वो रोक के ये नहीं कह सकते कि आप अपना निकाह दिखाएं। ये उनकी प्रिवेसी है जब तक वो अपने इलाके में है। लेकिन जो कैमरे लगे हुए हैं, अगर आप कोई ट्रैफिक वायलेट करते हैं तो वो उसी कैमरे से पता लगेगा ना कि आपने कोई वायलेशन की है, तो वहाँ प्रिवेसी नहीं है, वो फिर सब्जेक्ट टू लॉ है, फिर उसमें वो इस्तेमाल होगी। तो आप वो ये कहना चाह रहे थे कि आप इसी तरह से उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरा बेटा अगवा हो जाता है और रैंसम ये किडनैपर का फ़ोन आता है, हाँ, और वो फ़ोन टैप किया टैप जाता हो है, और जाता है। कल को वो किडनैपर ये कहेगा कि जनाब ये मैंने रैंसम, ये मेरा प्राइवेट है, हाँ, प्राइवेसी मेरा ब्रीच हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये वहाँ मतलब ये तो मुझे तो उस पर थैंकफुल होना चाहिए। और ये भी कहा कि कानून शहादत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो काबिल कबूल है। काबिल कबूल है। लेकिन कयूम साहब, आज जो सबसे बड़ी हैरत का उन्होंने इज़हार किया है, उन्होंने कहा कि आपने अटॉर्नी जनरल साहब से मुखातिब होते हुए उन्होंने ये कहा था कि आपने क्यों नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट को कि हम ये पहले ही कह चुके हैं कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की वो जो नहीं डोमेन है। है उसको हम अज्यूम नहीं कर रहे। आपको ये बताना चाहिए था। वैसे अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा मैंने उनको ये बताया था कि और पहले ही हियरिंग में वो बता चुके हैं सुप्रीम जुडिशल। इस पे जस्टिस ईसा साहब ने यही कहा था, देखें हमें थोड़ी बहुत। तो फिर ये आपकी उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ ऑर्डर के अंदर ये बात। तो उन्होंने कहा कि वो हाँ वो सर वो ऑर्डर में तो रिकॉर्डिंग नहीं है। बदकिस्मती से बट रिकॉर्ड नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कोर्ट। लेकिन जस्टिस ईसा साहब ने कहा कि लेकिन शुएब शाहीन साहब के वो जो आर्गूमेंट हमने तो नहीं सुने थे, लेकिन जो ऑर्डर में प्रोड्यूस हुए हैं वो बड़े ज़बरदस्त आर्गूमेंट थे। नाज़िर साहब, आपको उस पर धचका लगा था? नहीं, मैं हैरान हुआ कि यार मैं तो कल बड़ा इम्प्रेस हुआ शोएब शाहीन साहब से कि इतने अच्छे उन्होंने आर्गूमेंट्स किए थे। लेकिन वो लिखे गए जो जो भी आर्गूमेंट्स थे, लेकिन मज़े की बात है जब वो आर्गूमेंट कर रहे थे तो हम में से जो मीडिया के लोग हैं इंटरेस्ट नहीं थे ले रहे थे उसमें। हमारी ये कोताही है क्योंकि हमें वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा था उस वक्त जब वो आर्गूमेंट कर रहे थे ना, तो उनके आर्गूमेंट्स हमें अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे। नासिर साहब ने वही जजेस की ऑब्जर्वेशन लिखी हुई थी जो शुएब साहब के आर्गूमेंट थे। अच्छा, और फिर आपने story में शुएब शाहीन के आर्गूमेंट जो हैं बतौर जजेस के ऑब्जर्वेशन के तौर पर नोट किए थे, वो जजेस की और फिर जब रिटर्न ऑर्डर आया तो आपको तो बहुत आसानी होगी। मुझे तो आसानी होगी जनाब, मैंने तो सारा वो उठाया और वो मैंने स्टोरी में डाल दी। तो कहने का ये मकसद है कि अच्छा, दूसरी एक और बात भी जस्टिस मतलब जो मुझे शुएब शाहीन साहब का ये पता है, उन्होंने वो चुम्मी सरकार वाला केस नहीं, चुम्मी सरकार के सर से पाँव तक नहीं, वो जैसे जावेद इकबाल की ऑडियो लीक हो गई थी, TV1 ने चला दी थी, फिर उसके बाद पैमरा नोटिस हुआ था हाई कोर्ट का, वो साइटेशन एक मैंने सुनी थी उनकी। नहीं, ये मंसूर अली शाह साहब की, लेकिन रिलायंस ज़्यादा जजेस का था। बल्कि कल किसी ने कहा कि उधर से अच्छे आर्गू हुई हैं कि जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं तैयारी करके आया था, 5 जजमेंट पढ़ के और मैंने रखे हुए थे, मुझे पता था कि ये सवाल होंगे मुझसे, और मैंने कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो वो केस बिल्ड कर रहे हैं वो कि वो शुएब शाहीन साहब को करना चाहिए, वो बेंच कर रहा है, वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है, और ओवर राइडिंग है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामलात में। ये दो मेन पॉइंट चीफ साहब जो हैं उस पर वो रिलाइज कर रहे हैं। और अच्छा नाज़िर साहब, जब अटॉर्नी जनरल ने ये ऑर्डर पढ़ा कि जनाब उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस की बेंच में शमूलियत पर एतराज़ उठाया, तो वो उसमें आगे लिखा हुआ है ये इसको हमने रिपेल कर दिया। हाँ, तो उस पर फिर क्या रिएक्शन था जस्टिस काजी फईस वो साहब? उन्होंने कहा था कि आपको सुने बगैर, मतलब आप क्या आप नोटिस में थे? तो नोटिस करके बुलाया गया था, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया था कि नहीं, नोटिस तो नहीं था, मुझे इंटीमेशन आई थी मेरे ऑफिस को, ज़ुबानी आई थी, तो मुझे जाना था, तो मैं वहाँ मौजूद था। तो उन्होंने कहा था कि आपको सुने बगैर उन्होंने कैसे रिपेल कर दिया। लेकिन जो मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उनको इस बात पे भी हैरत हुई थी कि जो वकील हैं जो आर्गू कर रहे थे केस, वो प्रोफेशनल वकील हैं और वो बाउंड है लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट के तहत। उनको भी कोर्ट को ये बताना चाहिए था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने पहले ही ये कह दिया कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पावर्स को अज्यूम नहीं करें कमीशन ने। तो और ये भी उन्हें बताना चाहिए था
कि उन्हें कहा कि हमें थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन हमें भी पता है, हमें भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं लेकिन मिलनी ज़रूर चाहिए। हाँ, बिल्कुल नोटिस तो आता। एक और ये अच्छा। था कि इंडिविजुअल राइट कैसे पब्लिक इंटरेस्ट का मामला। हाँ, ये बड़ी देखिए, बात है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन थी, कुछ ऑफिस बेरर को पाकिस्तान बार काउंसिल ने रोक दिया था या कि स्टे कर दिया था। हाँ, मोहम्मद अली मजहर साहब के बेंच में लगी तो उन्होंने कहा जी मैं स्टे कैसे दूं बगैर सुने उनको। 184(3 का मामला कैसे है हाँ ये? मतलब नहीं, पहले मैं दूसरी पार्टी को सुनूंगा फिर आपको स्टे मिलेगा, नोटिस उनको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ नोटिस नहीं, अटॉर्नी जनरल को वर्बली बुलाया गया, फिर जस्टिस काजी खड़े फैसल- खड़े सुना भी नहीं, अद्धा बचदा सुना, वो और जो उन्होंने कहा वो ऑर्डर में रिकॉर्ड भी नहीं देखिए, किया। और उसके बाद आपने जो एक होता है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक एक पिटीशन आती है तो एक नोटिस दिया जाता है रेस्पोंडेंट को कि जी हम ये पिटीशन दे रहे हैं, ये वो भी इस तरह की नहीं हुई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो मामला था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कैसे इस कार्रवाई इसके में हम आ गए हैं, वो भी उसका उन्होंने फिर जो असल बात थी वो ये थी कि जी हम तो सिर्फ फैक्ट चेक कर रहे हैं कि ये अथेंटिक हैं या नहीं। क्या हर शिकायत अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आएगी, जो भी आएगी, किसी जज के खिलाफ शुरू हो जाएगी? ये तो सिर्फ एक कमीशन। और फिर जस्टिस काजी फैसल का था कि जी हम ना चाहते हुए भी हमारे ओथ जो हैं वो हमें ये इस पे बाउंड करते ये हैं कि हम- असल में ये इस बात पे हुआ था, शोएब शाहीन साहब ने अपने आर्गूमेंट के कहा था कि जनाब काजी फैज़ ईसा साहब को इस बेंच में बैठने नहीं हाँ, चाहिए रिफ्यूज था। करना चाहिए था। हाँ ठीक है ना, और रिक्यूज़ करना चाहिए था। उस पे जो है उन्होंने फिर अटॉर्नी जनरल से कहा आप ज़रा जजेस का ओथ तो पढ़ें। जी जी और फिर जब उन्होंने बिस्मिल्लाह छोड़ के आगे से पढ़ना शुरू किया तो उनको रोका टोका और कहा कि आप बिस्मिल्लाह से शुरू करें क्योंकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ द ओथ। जी। और फिर उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पढ़ के और फिर आगे और फिर ऑलमाइटी अल्लाह अब के ऊपर ख़त्म होता है यूं ना सब नाज़िर बात साहब। ये है कि तो फिर उस पर जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि हम जो हैं वो ग़ुलाम अल्लाह के, ऑलमाइटी अल्लाह के और हैं किसी के नहीं है। और किसी के नहीं हैं। तो और ओथ के अंदर वहाँ पे उन्होंने रोका अटॉर्नी जनरल को जहाँ पे कहा था कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, और फिर उन्होंने कहा इंक्वायरी कमीशन एक्ट जो है वो इट्स अ लॉ, और हमें अगर ड्यूटी इंटरेस्ट होती है चाहे वो कितनी पेनफुल हो हम उससे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। देखें अब कयूम साहब, इसमें जो दोनों साइड पे कुरानी आयात साइड हो रही हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी साइड करते हैं, जस्टिस काजी फैसल भी करते हैं, वो भी कहते हैं कि मॉरल अथॉरिटी हमारी है, हमारे पास गन तो नहीं है। ये भी आज जस्टिस काजी फैसल भी कहते हैं कि हमारे पास मॉरल अथॉरिटी है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के नाम पे कल उन्होंने केस बनाया है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने। यहाँ भी ओथ की बात हो रही है कि जज जो है वो उसने खड़ा होना है, चाहे उसको पसंद है या नहीं। उसके जज का ओथ मॉरल अथॉरिटी है नहीं, वो नहीं, मैं तीन बात कर या रहा हूँ ना। कॉन्स्टिट्यूशनल, आप उसके Constitutional बगैर आप अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे तो सकते। वही बंदयाल साहब ओथ ये कहते उठाते हैं ना, क्यों हैं बंदयाल आप? साहब कहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जब मामला आएगा तो मैं आऊँगा, मुझे कैसे आप रोक सकते, मतलब मैं रिक्यूज कर जाऊँ। हाँ तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की तो वो भी बात करते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि दोनों साइड पे हो रही हैं बातें, दोनों साइड पे जो है अच्छा वो कल ये हुआ था कि 184(3) के नीचे ये पिटीशन जो है वो काबिल समात कैसे है, इस पे आर्गूमेंट हुए? नहीं, वो तो तैयारी करके आए हुए थे, उन्होंने पूरा कहा था कि मैंने 5 जजमेंट पूरे पढ़ के आए हैं। वो तो अब मैं यही कह रहा हूँ कि ये 8 पेजेस के बाद पीछे रह क्या गया है। ये जो शोएब शाहीन साहब की बातें थी ये रिमार्क्स में आ चुकी हैं, जजेस के माइंड बिल्कुल है। अब अटॉर्नी जनरल के पास यही है कि जी वो जो माइंड बना चुके हैं जजेस, उससे उनको कैसे हटाना है। वो कैसे हटेंगे जी, 5 हैं और वो भी लाइक माइंडेड हैं, उनमें कोई दूसरी साइड मॉरल अथॉरिटी क्या होगी? जब इस तरह की बेंचेस की कंपोजिशन होगी तो फिर क्या मॉरल अथॉरिटी होगी? नासिर साहब आज एक चीज़ जो है वो बड़ी पूछी काजी फैज़ ईसा साहब ने कि इंक्वायरी कमीशन जो है क्या इसको मुनीब फरीक अख्तर साहब बनाया का भी गया नाम था? आया था आज कि जी चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस मुनीब अख्तर, उनके भी हवाले से ऑडियो है, जिक्र है एक जगह जहाँ किसी जगह उनके साथ किसी मैसेजिंग हुई है। तो वो मुनीब अख्तर साहब पे भी सवाल उठा है, चीफ जस्टिस साहब पे भी उठा है कि वो बेंच में कैसे बैठ के। आर्टिकल 4 का वाला कोड ऑफ कंडक्ट जजेस का वो भी किया गया कि जी वो उसको भी देख लें ज़रा कि जी जो पर्सनल मैटर का जो है वो उसमें आर्टिकल 4 में क्या है, मैं अभी वो देख नहीं सका। हाँ वो बहरहाल वो देख लेंगे कि ज़ाब्ता अखलाक का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात होगी ना, मेरा ख्याल में वो यही है। तो नासिर साहब मैं जो बात कर रहा था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी को फरीक बनाया गया था या नहीं, इस पे काफ़ी पूछगछ हुई अटॉर्नी जनरल से। अटॉर्नी जनरल ने फिर बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 14 और 15 आबिद ज़ुबैरी और जो सेक्रेटरी सुप्रीम मुतद्दिल, कोर्ट बार, उनमें आपको फरीक बनाया गया है। तो उस पर कहा कि हमें कोई नोटिस क्यों नहीं दिया गया?
तो अब जो है वो उन्होंने बताया है और अपना जो ऑर्डर आया इंक्वायरी कमीशन का कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट फरीक है और तमाम रिस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी हो चुके हुए हैं। ये बात रिकॉर्ड की है और एडजर्न कर दिया गया मामला। तो अब जो है यानी कि अगर इंक्वायरी कमीशन रिस्पोंडेंट है इस फरीक के अंदर तो उसको सुना जाएगा। बिल्कुल सुना तो जाएगा। इसका मतलब है कि सकता है सेक्रेटरी इंक्वायरी कमीशन की तरफ से कोई रिटर्न रिप्लाई जो है इन पिटिशनों में जाएगा एक्सपेक्टेड तो यही है कि और वो reply क्या जाएगा। हो सकता है आपके ख्याल में? नहीं, वो फिर उसका जवाब होगा जो 8 पेज का ऑर्डर है। फिर जिस तरह आज डायसेक्शन हुई है उसमें नहीं, हो उससे सकता है ज़्यादा चीज़ मेरा ख्याल हो है कि सकता है उसमें वो एतराज़ात वो भी तो होंगे। फिर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ जाएगी ना। उसमें जो पॉइंट्स रेज किए गए हैं उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का ऑर्डर का भी मेंशन है, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोट मेंशन है। उसको वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे और फिर वो ये बताएंगे कि जो नोटिस दिया जाता है, जो पिटिशनर एक नोटिस देता है जब पिटिशन फाइल करता है रिस्पोंडेंट्स को, वो भी नहीं दिया गया। मतलब वो डिफेक्ट्स बहुत सारे हैं मतलब हाँ, अच्छा ठीक हो गया। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो आज चीट-फाड़ हुई है इसकी 5 रुकनी बेंच के जस्टिस उमरता बंदयाल के ऑर्डर की। फिर आप आज आपने जो जस्टिस ईसा साहब ने एक जो इम्पोर्टेंट बात कही है हाँ। कि हाई कोर्ट जो है वो सबऑर्डिनेट मैं नहीं है उसी सुप्रीम तरफ आपसे कोर्ट। सवाल पूछना चाह रहा था। सुप्रीम कोर्ट की। आप मुझे एक तरतीब से चलने देंगे ना अच्छा, तो आप ओके। बहुत मजा आएगा आपको। अच्छा ठीक है। हाँ। तो आप सवाल तो मैं हसनात जी, जी। अब एक इसमें जो है ना ये कमीशन की सेक्रेटरी रिपोर्ट हाँ सुन तो लो ना यार मैं अल्लाह दी किस्में मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਦੀ ਗਰਦਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ मैं ਨਹੀਂ रियाज साहब को देख रहा अच्छा। हूँ आपको भी ब्रीफिंग दे शुक्र है कि आप कंप्लेन आपके जुबान में भी आ गई। रियाज हनीफ राई साहब एक्टिव हो गए हैं हसनात कोई साहब नई कोई ओ चीज़- पता नहीं जी रियाज नहीं साहब राइट ये जो वही मर्जी है करें जिनको साकिब निसार ने किया रोड़ा पै गया सी फिर हाँ, पिटीशन डिसमिस करनी थी पिटीशन डिसमिस करनी फिर और पुलिस जो भेज जस्टिस के इन्हों साहब- घरों बुलाया सी नहीं, वो ठीक पहला, है हाँ। हाँ एक्सटेंशन जो कि मैंने बलूचिस्तान जाना था ये जो जजेस करते यार रहे आप डाइवर्शन लेके आ गए वो डाइवर्जन है मैं ये कह रहा हूँ कि इंक्वायरी कमीशन जो यार, है हनीफ राय एक वो important सुने तो correct- सही यार इंक्वायरी कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज सीनियर प्यून जज 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर मुश्तमिल है। जी। तो इनकी तरफ से जब जवाब जाएगा तो उसका जो हमारा जुडिशियल स्ट्रक्चर है उस हवाले से क्या इंपॉर्टेंस होगी? मेरा ख्याल है कि उस पर बड़े सवालात उठेंगे वो आर्गूमेंट तो मे बी ना हो सेक्रेटरी अब क्या वकील करे कौन वकील होगा इंक्वायरी कमीशन की तरफ से मे बी को वकील अंगेज भी हो जाए या अटार्नी जनरल ऑफिस को ही कहा जाए कि ये रिप्लाई पढ़े इस रिप्लाई में मेरा ख्याल है एतराज़ात भी होंगे चीफ जस्टिस साहब पे भी हो सकता है जस्टिस मुनीब अख्तर पे भी हो सकता है इन 2 जजेस पे होगा क्योंकि ये इधर भी ये आ रहा है कि जी पर्सनल उनके मैटर थे उसके बचाव के लिए ये फरवरी से जो चल रहा है आपका क्या ख्याल है ये इमरान की मोहब्बत में जो जुडिशल ये इतनी जल्दी नहीं, इलेक्शन वो छोड़ दें आप। उसकी अच्छा, वजह क्या है? अभी आपको समझ आती है अगला मेरा सवाल। नासिर साहब, ये जब पोर्शन उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने पढ़ा कि फेडरलिज्म के प्रिंसिपल की बुनियाद पे 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत करनी चाहिए थी, इस पे जो है वो फिर काजी फैसल साहब ने क्या कहा कि फेडरलिज्म उन्होंने पहली तो बात है दे आर मिसिंग द पॉइंट। उन्होंने कहा फेडरलिज्म ये दिस इज डिस्ट्रक्टिव फॉर द जो फेडरलिज्म। ये इस ऑर्डर में इंटरप्रिटेशन है ये डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि डिस्ट्रक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन Federalism. फेडरलिज्म डिस्ट्रक्टिव ऑफ द फेडरलिज्म क्योंकि उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेट नहीं है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है उनको सुपरवाइज नहीं करता। डिस्ट्रिक्ट देखें हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को तो करता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट करता है। वो कंप्लीट इंडिपेंडेंट है और ये हम हाई कोर्ट्स के ऑर्डर एज ए सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकते हैं, हाँ कलअदम अपील कर में जा सकते सकते हैं। अपील में सुन सकते हैं। हाँ लेकिन लेकिन- सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली वो इंडिपेंडेंट कोर्ट्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट और ये 4 सूबे होते हैं, फेडरेशन की नुमाइंदगी है कि हाई कोर्ट्स की बिल्कुल। खुद मुख्तारी जो है ये एक्चुअली फेडरलिज्म है। बिल्कुल। और ये नहीं है कि फेडरलिज्म के नाम के ऊपर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को भी रेगुलेट करना शुरू कर दें। बिल्कुल ये एक बात और एक और जो अहम बात है इसमें कोई शक नहीं है कि आबिद ज़ुबैरी साहब ने इसको चैलेंज किया लेकिन उन्होंने एक और बात भी की। उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम कि जैसे आपकी तरफ भी इशारा किया कि ये भी चैलेंज करते हैं या नहीं करते या ये कहते हैं कि ठीक है आप चलें। और फिर उन्होंने एक और बात की कि ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने हमें एक ईमेल भेजी और उन्होंने कहा कि चूँकि मुझे अपना हार्ट का या अपनी मेडिकल चेकअप करवाना है और तो
आपने पहले ही इंडिकेशन दे दी है कि 2 ख़वातीन को की एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए आप शायद लाहौर आएँ। तो अगर आप लाहौर आ ही रहे हैं तो उनमें से एक मेरी बेगम भी हैं, तो मेरा भी रिकॉर्ड आप लाहौर में ही कर लें। उन्होंने भी इनकार नहीं किया। तो कह रहे हैं कि विटनेसेस लेकिन आज 2 विटनेसेस पेश नहीं हुए ना, 2 तो आगे 2 नहीं हुए, तो उस पे फिर उन्होंने कहा कि देखते हैं कि हमने इसका क्या करना है, क्योंकि कमीशन के पास ये पावर्स हैं कि वो कोहेसिव एक्शन जो है वो ले सकता है, बिल्कुल जो उस कमीशन के सामने पेश नहीं होता बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि हमें रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए थी ना, कम से हाँ। कम आ जाते, ठीक हो गया। बैठ जाते। मतलब हाँ। आप भी तो आए थे ना, हाँ। आप भी सोते रहते, तो आप भी नींद ख़राब करके हैं। बिल्कुल। वैसे भी आप 2 बजे सो के उठते हैं, तो अब आपको जल्दी आना पड़ा है। अच्छा, हसनान साहब, ये जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज जो है एक और भी ऑब्जर्वेशन दी है, और वो और इसी ऑर्डर के हवाले से जो फाजिल जज साहिबान का ऑर्डर है, इसी हवाले से कि ये जो आर्टिकल ये वैसे ऑब्जर्वेशन क्या है, ये को अटॉर्नी जनरल को तैयारी करा रहे थे जैसे काजी फैसा, या ये जो 1 महीने 1 ये घंटे आप की- बताएं ना, मैं नहीं कह सकता, मैं तो फ्रीक हूँ ना। ये नासिर साहब नहीं, आप बताएं। सवाल भी नहीं, मैं वही कर रहा था कि वो या वो इंक्वायरी कमीशन का जो रिप्लाई है तैयार करने के लिए जो पॉइंट थे, क्योंकि वो एक पैराग्राफ पढ़ते थे उस पर उनकी कोई ऑब्जर्वेशन सवाल उठते थे, और एक अगला, यानी वो तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद उन्होंने सवाल उठाए हैं आज। और फिर जब ऑर्डर लिखवा रहे थे नासिर साहब, तो उन्होंने कहा कि ये पिटिशनें किस उसके नीचे जाहिर की हैं, ऑर्डर पर पढ़ा, उनका यहाँ पे तो 184(3) का तो जिक्र ही नहीं है इसके अंदर लिखा हुआ ऑर्डर के अंदर। तो फिर अटॉर्नी जनरल साहब आप ये बताएंगे कहाँ, उन्होंने कहा जी 184(3) का। अच्छा, फिर उन्होंने 184(3) अपने के तहत ये 15 और 14 दाखिल की गई हैं, जिसमें इंक्वायरी कमीशन को फ्रीक बनाया गया, ये उन्होंने फिर एक और बात रिकॉर्ड भी किया। की, उन्होंने एक और बात भी की कि जो मेरे कलीग हैं जो बलूचिस्तान से आए हैं, वो मतलब उनको फ़्लाइट लेनी पड़ी, और पिछली दफ़ा वो रात 2 बजे घर पहुंचे थे क्योंकि फ़्लाइट मिस हो गई थी। कराची से फिर हाँ, वो बाई रोड गए, बाय रोड गए थे। बाई रोड फिर कराची से गए। बाई रोड और गए। फिर उन्होंने जो विटनेसेस हैं जो आए हुए थे, उनसे फिर माजरत भी की कि आपको वो कौन आया हुआ कयूम साहब तो आए हुए थे ना। तो इनकी तो वैसी ही मजबूरी थी। हाँ, नहीं, तो आपने विटनेस एज ए कोर्ट रिपोर्टर भी तो आपको आना था ना। तो वैसे ख्वाजा तारिक रहीम साहब की जो दरख्वास्त आई, जो आपके साथ को एक्यूज तो नहीं कहेंगे या जो भी कहेंगे, उन्होंने कहा कि जी मेरा आज मेडिकल चेकअप है। वो वैसे ही बता आप- दिया, नासिर साहब ने बता दिया वो, हाँ, कि ख्वाजा साहब कि जो है वो वो, जब आप ओल्ड लेडीज को इंटरव्यू करने हैं तो मैं उस वक्त हाजिर हो जाऊंगा। हाँ मैं हाजिर हूँ। हाँ, तो ख्वाजा तारिक साहब जब कहेंगे एडमिटेड फैक्ट, और तो फिर देखिए मेरा ख्याल है कि जल्दी तो की इंक्वायरी इतनी ये बेंच इतनी जल्दी में कयूम साहब इसने स्टे दे दिया कि ऐसा लग रहा कि कोई जल्दी में थे। ठीक है, कोई लोग कह रहे हैं कि अगर अब जो सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त मसला है ना कि पीटीआई तो मुश्किल में है, लेकिन इस वक्त जो चीफ जस्टिस साहब को कहीं से सपोर्ट मिल रही है वो प्रोफेशनल ग्रुप की तरफ से है, और प्रोफेशनल ग्रुप के 3 लोग जो हैं वो एक्टिव हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, शुएब शाहीन हैं, और हामिद खान साहब हैं। हामिद खान साहब ने भी पिटिशनें दायर की हुई हैं। पहले वो हामिद खान साहब नाराज़ होते थे कि जी गुलजार डॉक्टर चलें ठीक है, नहीं नासिर साहब वो छोड़ दें, आप ये डाइवर्जन्स पे चले जाते हैं। आज की अगर आप फोकस रखेंगे ना चीज़ों को, देखिए, मैं असाद साहब तो हम इसके बाद मैं तो न्यूज़ के पीछे बताता हूँ कि क्या हुआ। आपका क्या ख्याल है कि खबरें पिटिशनें ऐसे, बाबर रमान की पिटिशन का नंबर क्यों नहीं लगा पहला, जिसमें इमरान खान की तरफ से शुएब आबिद तो ज़ुबैरी, रजिस्ट्रार ऑफिस की मर्जी है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, ये ऐसे नहीं होता। यार वो एडमिनिस्ट्रेटिव मसले है ना। अच्छा कयूम साहब, जो एक अहम बात है ना, एक अहम बात अच्छा, है, नाज़िर नहीं, साहब, एक हाँ। बात तो सुन लेना। उन्होंने जस्टिस काजी फाइज साहब ने एक बहुत अहम सवाल भी पूछा। उसने कहा कौन सा फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है पिटिशनर का, और फिर उन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल राइट है ये ज़्यादा भारी, या सोसाइटी का राइट भारी है कि जिसको पता होना चाहिए कि उनको सच पता होना चाहिए। फिर उन्होंने एक कुरानी आयत भी पढ़ी थी जो आपने भी पढ़ी थी, आप दोनों ने नहीं, उन्होंने कहा था कि इस हवाले से एक आयत है कि सच जो है ना वो गालिब है वो छा अगर आप जाने पढ़ के के लिए। सुना भी। हाँ, वो फिर वो उन्होंने इन्नल बातिल काना ज़हूका, बिल्कुल, बिल्कुल, वो जो है वो पढ़ी थी। और फिर जस्टिस काजी फैसा ने ये भी कहा था कि ये सारी मश्क क्यों कर रहे हैं कि इसका ताकि जवाब कि भी कल- सच सामने आ जाए। चीफ जस्टिस साहब ठीक है भी ना, जवाब देंगे खा इसका। कुछ भी हो। इसका जवाब भी देंगे, नहीं नहीं, तो बिल्कुल दें चीफ जस्टिस जवाब, बिल्कुल दें, हम कौन सा कह रहे हैं ना दें। वो भी सच के लिए लगे थे पहले भी, वो भी कहते थे कि सच होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सच की तलाश में सुप्रीम कोर्ट की तबाही ना हो जाए। वो होती है तो हो जाए, सच सामने आना चाहिए। नहीं, रोड तो हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटी। वैसे मुझे ये बताया कि पहले सच ये था कि जी काजी फाइसा का लिंकअप है प्रॉपर्टी के साथ, नहीं, उस सच साबित करने के लिए
नहीं वो तो उन्होंने मना ही कुछ नहीं किया था। जजेस ने वो तो डिनाई नहीं कर नहीं, रहे मैं थे। वो बात कर रहा हूँ कि वहाँ भी सच था ना, कि कहते थे कि हमें तो पता है कि करप्ट तो नहीं है ना, कोई उसकी दो नंबरी है, बस ये है कि सच साबित करना है। अच्छा नासिर वहाँ साहब, सच के लिए इतना कुछ किया ये है। जो आया और यहाँ भी सच के लिए हो रहा है, तो फिर ये सच और जो आम लिटिगेंट्स हैं ये ख़त्म कर दें कयूम साहब। बहरहाल जो उन्होंने आर्टिकल 14 के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह की काजी फैसा की जजमेंट का हवाला दिया, उस पर भी उन्होंने जस्टिस काजी फैसा ने ऑब्जर्वेशन दी कि वो मामला ही बिल्कुल मुख्तलिफ था, वहाँ पे फैक्ट से डिनाइल नहीं था। ठीक हो गया और बात? दूसरी बात, और हमने ये पूछा था सिंपली कि जो कंप्लेनेंट है मेरे खिलाफ, यानी काजी फाजिसा के रेफरेंस में जो जिसने प्रॉपर्टीज़ ढूंढी थी, तो लंदन में प्रॉपर्टी ढूंढने का एक प्रोसीजर है, 3 पाउंड में आप रजिस्टर करके एक प्रोसीजर पूरा फॉलो करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती है, फिर बैंक से पाकिस्तानी बैंक से उसके टैक्स कटता है, और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। वो टीएन बता दें कि वो कहाँ कैसे किए थे आपने? वो नहीं आए थे। हाँ, और उनको कहा कि उसको तो मेरा जो है ना वो भी नहीं आया। इलीगल फॉर्म हर की तो वो सर्विलेंस का मामला था ना, सर्विलेंस वो उसका। तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है? एनीवे वो प्रॉक्सी के थे ना, एक्चुअली वो ये कह रहे थे कि ये प्रॉक्सी है भाई दो गर्जों से, नहीं एक्चुअली पीछे कोई और है। सर, ये भी था ना, पूरा पॉइंट ये था कि सर्विलेंस पूरे की गई, फैमिली की गई। यूके में एक लीगल फॉर्म या लीगल फॉर्म तो नहीं वो कहेंगे यही तो कह रहे थे ना कि कि ये वो नहीं अफोर्ड कर सकता, जो कंप्लेनेंट था, जो डॉगर था, नहीं वो अफोर्ड नहीं अच्छा कर नासिर सकता। साहब, हुकूमत जब की तरफ से इल्जाम था ना। नासिर साहब जब ओरिजिनल कंप्लेंट तो वो है ना, नासिर साहब ओरिजिनल तो उसने इनिशिएट कराया था। नहीं नहीं मानना नासिर साहब, ये सवाल एक और भी आया कि जब ऑर्डर के अंदर है कि फेडरल गवर्नमेंट ने यूनिलैटरली एक्ट करके कमीशन बनाया और जजेस नामजद कर दिए, ठीक है, तो इस पर यूनिलैटरली के ऊपर जो है वो काजी फाइसा साहब ने फिर क्या कहा? वो ये मुझे तो ये याद आ रहा है कि उस पे उन्होंने बेसिकली वो फेडरलिज्म का पॉइंट इसी के बाद आया था। और उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट है, वो किसी से पूछ के थोड़ी बिल्कुल, करेगी, वो तो बिल्कुल। यूनिलैटरली अपना इकदाम करेगी। और उन्होंने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बना दिए हैं, तो हम कैसे कहें कि ये करो, ऐड करो और वो ना, वो हमने तो उसको फॉलो करना हो, ये पेनफुल टास्क है। टर्म ऑफ रेफरेंस कमीशन भी एक्सटेंड कर सकता था। हाँ, नहीं वो आज उन्होंने कहा ना कि पहले उनकी ऑडियोज की तस्दीक तो हो जाए, वो असल हैं, दुरुस्त हैं, फिर उसके बाद जो है कि ये भी देख लेंगे वो कि next किसने step की है, है। वो next दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, ये कहा है ना आज। पहले सच साबित हो जाए। हाँ, सब सच। पहले उनकी ऑथेंटिसिटी तो हो ना, और ये हकायक तो लोगों के सामने आए ना, हकायक तो आ रहे हैं। हसनात साहब मैं बताऊँ कहीं से हुआ है। हसनात साहब, लेकिन Deny कोर्ट हुआ। का एक प्रोसीजर है ना, कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं, का, आज कि इन्होंने उसको वो करना फोरेंसिक है। लेबोरेटरी वाले से पूछा था, वो जो एक पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उन्होंने कहा ये जो मेरी गुफ्तगू है मेरी असली आवाज़ है, तो वो भी हंस पड़े थे। नहीं, वो देखें, डिनाई जो नहीं आया वो, इसमें तो मेरा ख्याल अच्छा, तो मेरा ख्याल है अब चलना शुरू हुआ, इसको कंक्लूड करें। time तो हो गया, बहरहाल बिल्कुल आज 5 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का जो ऑर्डर था उसका पोस्टमार्टम इंक्वायरी कमीशन में हुआ और इंक्वायरी कमीशन को फरीक बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि सेक्रेटरी इंक्वायरी कमीशन की तरफ से जो आज डाइसेक्शन ऑफ 5 मेंबर बेंच ऑर्डर हुई है, उसके बाद आने वाला जवाब जो है वो कैसा होगा।